Thank you, Kriti. Chairman of today's deliberation, our senior professional colleague JP Chawla ji, sitting on the dais, my learned co-speaker for the day, Rakesh Garg ji, our young and dynamic conveners, Kriti Bindal ji and Kunal Bansal ji, and I acknowledge presence of my senior professional colleagues who are sitting on the other side of the dais, सेठ साहब, संदीप जी, सीके गुप्ता जी, आहूजा जी, तरुण जी, केपी सिंह जी, आकाश जी, संजय जी, संचित जी, एस के जैन साहब, सुधीर जी, सो मेनी नेम्स, अनिल गुप्ता सर बैठे तो आप तो सर यू आर आप फ्रंट वाले सर, प्लीज प्लीज कम एंड डिस्टिंग्विश फेलो प्रोफेशनल कलीग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की जो डेलिब्रेशन है, आई विश टू स्टार्ट कोई बिना और बिना भूमिका के मैं आज का स्टार्ट करूंगा ऑन द डायरेक्ट टेक्स्ट प्रपोजल ऑफ द फाइनेंस बिल 2। लेकिन एक क्वेश्चन पूछना है उससे पहले, बिफोर आई स्टार्ट माई डेलिब्रेशन, एंड योर आंसर, आपका जो आंसर होगा उस पर डिपेंड करेगा व्हाट विल बी दी स्कोप ऑफ माई डेलिब्रेशन टुडे। आप में से कितने लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 खरीदा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप में से अब जब खरीदा नहीं है, तो जिन लोगों ने खरीदा नहीं है उन्होंने डेफिनेटली नहीं पढ़ा होगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, या ऑनलाइन अभी when we were planning this seminar and I was speaking to Kriti कि अब की बार बजट की सेमिनार करनी है कि नहीं करनी, बड़ा लंबा क्वेश्चन मार्क था, देयर वाज लॉट ऑफ डिलेमा कि करें कि नहीं करें, बजट में कुछ होगा कि नहीं होगा, एंड देयर वर जेन्युइन रीजंस फॉर रेजिंग दिस एप्रीहेंशंस एंड हैविंग दीज एप्रीहेंशंस एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का ये आखिरी साल है, उसकी लाइफ 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। बिफोर द बजट वी वर नॉट अवेयर कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूल्स कब आएंगे। बिफोर द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर वी वर नॉट अवेयर, तब तो सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, तो विदाउट हैविंग ए प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। वी वर नॉट अवेयर कि डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार है कि नहीं है, और हमारा ये भी अप्रीहेंशन था कि क्या ये एक्चुअली में 1 अप्रैल से लागू हो पाएगा, और साथ में ये भी अप्रीहेंशन था जो क्या उसमें तो अमेंडमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी तो लाइफ कुछ नहीं बची, इट विल एनी सब्सटेंशियल पर्पस। और जो लॉ आपने अभी नया बनाया है तो आपने बड़ा सोच समझ के लिखा होगा, और उस लॉ ने तो अभी इट हैज नॉट सीन लाइट ऑफ द डे, तो उस लॉ में अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है? तो बड़ा डिस्कशन हुआ कि बजट सेमिनार करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, तो फिर हमने रास्ता निकाला कि काम करते हैं बजट सेमिनार अलोंग विद द ऑफ 2025। इस तरीके से सेमिनार को कंडक्ट कर लेते हैं कि बजट आ जाएगा, बजट में कुछ होगा तो डिस्कशन कर लेंगे, नहीं बजट होगा तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये सोच के आज की इस बजट की सेमिनार को हमने प्लान किया। जब तक हम बजट स्पीच सुन रहे थे तब तक भी हमें इस बात का आइडिया नहीं था कि इस बजट में कुछ ऐसा अप्रत्याशित होने वाला है जिसमें जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और लॉ प्रोफेशनल्स हैं उन सबकी नींदें उड़ेंगी और सबको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब की बार जो साल है ये वैसे ही बड़ा यूनिक है, बिल है विच हैज मेड अमेंडमेंट इन एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब जो जनरेशन है वो बड़ी यूनिक है, हमने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, लालटेन से लेके मोमबत्ती से लेके एक्सट्रीम लाइटिंग देख ली, ठीक है, कोविड देख लिया, और अब हमने 2 इनकम टैक्स
ये 1922 हमने नहीं देखा, 1961 में हम पैदा हुए और उसके बाद हमने अब 2025 और 1961 दोनों देखेंगे। तो पहले आज के स्कोप ऑफ डिस्कशन करते हैं कि आज हमारा सिलेबस क्या है, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं डायरेक्ट टैक्स प्रोपोजल में। तो हमारा सिलेबस है, हम पढ़ेंगे इनकम एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट हुए वो पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो अमेंडमेंट हुए वो पढ़ेंगे, साथ में जो ट्रांजिशन प्रोविजन होंगे 1961 से 2025 में हम कैसे जाएंगे वो पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या कुछ नया है और क्या वो डिफरेंट है 1961 के एक्ट से, उसको पढ़ेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू प्रिपेयर अवर सेल्फ टू अवर फोर्थ कमिंग चैलेंजेस कि अब हमें करना क्या है। जब फाइनेंस बिल आया तो फाइनेंस बिल में टोटल डायरेक्ट टैक्स से संबंधित टोटल 114 क्लॉजेज है। कितने? 114। क्लॉज नंबर 1, 2, 3 1 में नाम होता है फाइनेंस एक्ट का, क्लॉज नंबर 2 में टैक्स रेट है असेसमेंट के, क्लॉज नंबर 3 में टैक्स रेट है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के, रियल अमेंडमेंट 4 से, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 तक की अमेंडमेंट जाती है क्लॉज नंबर 26 तक, यानी कि टोटल 23 क्लॉजेज देयर जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड किया। उसके बाद 27 से लेके 114 तक जो क्लॉजेज हैं दे हैव अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इसमें जो अमेंडमेंट है वो 3 तरह के हैं। पहला, जो इनकम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट 2025 में, दूसरा कुछ ऐसे सब्सटेंटिव अमेंडमेंट जो 1961 में नहीं है 2025 में किए हैं, तीसरा वो अमेंडमेंट जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनाने के बाद जब भारत सरकार ने स्टेक होल्डर्स ने जब 2025 को पढ़ना शुरू किया और उसमें जो इन्फॉर्मिटी नजर आई टू द लॉ मेकर्स, तो उस इन्फॉर्मिटीज को दूर करने के लिए 2025 में अमेंडमेंट किए। और जो चौथा नेचर है 2025 के अमेंडमेंट का, जो ड्राफ्टिंग एरर्स 2025 की जो अभी पता लग गई भारत सरकार को, वो ड्राफ्टिंग एरर को रिमूव करने के लिए 2025 को अमेंड किया। इस पूरे बजट के अमेंडमेंट में पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, वकीलों के लिए इसमें बहुत कुछ है। शासन करने का एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला चाणक्य जी ने दिया था कि जो लीडर्स हैं वो बड़े लिमिटेड लोग होते हैं, और लीडर्स में भी जिन लोगों को कानून की समझ होती है, खासतौर से जो वकीलों की कम्युनिटी है, जो लॉ को समझते हैं, वो लीडर्स बनते हैं। तो लीडर्स को अगर पढ़ने में लगा दो, काम पे लगा दो, तो सत्ता को कोई खतरा नहीं। तो अब इस रेजीम में हमने देखा सारा काम मिल गया है, सारे लॉ बदल गए हैं, इनकम टैक्स एक्ट बाकी था, अब वो भी बदल गया। तो सारे वकीलों को बहुत सारा काम हमें आने वाले समय में मिलने वाला है। विद दिस पर्सपेक्टिव अब हम बढ़ते हैं अमेंडमेंट्स की। आपको याद है deliberating on amendment under 1961 Act. पहले यार कंफर्टेबल नहीं आ रहा अब साउंड में ना, मुझे खुद से भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा। सामने कैसे? अच्छा, जी, तो पहले समझते हैं व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मीन्स प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, legislative means parliament, and judiciary means courts.
एग्जीक्यूटिव का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और कोर्ट का काम है उसकी इंटरप्रिटेशन। सिंपल। और तीनों को सेपरेशन ऑफ पावर है। साबानो के केस में हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को इंटरप्रेट किया, लेजिस्लेशन ने उस डिसीजन को काउंटर करने के लिए एक नया कानून बनाया, कानून को बदल दिया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस साहबानो के केस को भी 2001 में दोबारा अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। बेशक पार्लियामेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ बदल दिया, बट स्टिल कोर्ट्स हैव पावर टू री एग्जामिन द न्यू लॉ। अब ये जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? लेजिस्लेशन ने एक कानून बनाया, कोर्ट ने उसको डिफेक्टिव मान लिया। गवर्नमेंट हैव डिफरेंट व्यू। गवर्नमेंट कहती है जो लेजिस्लेशन ने कानून बनाया वो ठीक बनाया, और हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, विच इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द कोर्ट्स। कैन लेजिस्लेटर डिक्लेयर कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो गलत है? द आंसर इज नो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट दिस। कैन लेजिस्लेटर चेंज द लॉ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? द आंसर इज यस। जो लॉ चेंज किया, वेदर कोर्ट कैन री एग्जामिन दैट लॉ और नॉट? क्या लेजिस्लेटर ऐसा कानून बना सकता है कि आज जो मैंने कानून बना दिया दिस इज फाइनल एंड दिस इज नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट और एनी कोर्ट और डिग्री, इस कानून को चैलेंज नहीं करा जा सकता? क्या ऐसा कानून बन सकता है? द आंसर इज नो। बात समझ में आ गई? ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। अब क्या है हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये दोनों बड़े मिक्स जेंडर है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव को बनाना है वो कानून लेजिस्लेटर से वो बनवा लेता है। इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पहले से होते रहे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होते हैं, और टैक्सेशन लॉ में तो होते हैं। टैक्सेशन लॉ में और बाकी लॉ में एक बड़ा बेसिक फर्क क्या है? टैक्सेशन लॉ मेनली इज ए सिविल लाइबिलिटी, और एक प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसको जॉली एलएलबी मूवी में बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि प्राइमा फेसाई एक मेरी गलत ड्राफ्टिंग से इतने रुपए चले गए, इतने रुपए मेरे खजाने में आने से रह गए। तो वहां पर क्या है, वो जज अंधा नहीं है, गवर्नमेंट अंधी नहीं है, कानून बनाने में मिस्टेक हो गई, कानून की ड्राफ्टिंग में गलती हो गई, लेकिन देश को नजर आ रहा है कि देश का नुकसान हो रहा है। तो टैक्स लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पहले से होते रहे। लास्ट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 2012 में हुआ था, वोडाफोन केस का, प्रणब मुखर्जी साहब ने किया था। उसके बाद ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आ गई, और जब इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई हुआ तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दी कि हम लोग कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लाएंगे। देश के सामने भी दी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा, और साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये कमिटमेंट दी, ये गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लाएगी। और उसके पीछे रीजन क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो इंडियन इन्वेस्टर है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाता है देश के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, so that there is no trust deficit and there is certainty in interpretation of law। किसी को भी ये डर ना हो कि आज मैं अपनी राइट्स देख रहा हूं, आज मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहा हूं इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट लॉ, और फ्यूचर में पता चला कि बैक डेट से कानून बदल गया, यानी कि गेम हारने के बाद रूल ऑफ द गेम चेंज हो गया। ये एक बेसिक मैंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का सिस्टम बताया आपको। अब हम बात समझते हैं कि ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है और लॉ ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी सरकार की और प्रजा के बीच में झगड़ा होगा तो दे आर नॉट इक्वल, दिस इज नॉट अ फाइट बिटवीन इक्वल, चाहे वो प्रजा एसएससी हो, चाहे जीएसटी में हो, कैसे भी हो, दे आर नॉट इक्वल्स। तो नियम बनाया है कि शासन जब भी प्रजा से बात करेगा तो देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर कि आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है।
और उस प्रोसीजर के साथ ही आप एसएससी से बात कर सकते हो। एज पर लॉ आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ टैक्स रिकवर कर सकते हो। एंड लॉ ऑल्सो इंक्लूड्स लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन। अगर एसएससी ये डेमोस्ट्रेट करने में कामयाब हो गया कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, द कोर्ट्स आर वेरी फर्म फॉर दिस। फिर अगर आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो चाहे कितने भी रुपए इन्वॉल्व क्यों ना हो, कितनी भी डिमांड इन्वॉल्व क्यों ना हो, कुछ भी इन्वॉल्व ना हो, इफ लॉ इज नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट देन जुरिस्डिक्शन विल लैप्स। इन द सेम मैनर, जो लिमिटेशन लिखी है, भारत सरकार का किसी भी सरकार का काम केवल टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। टैक्स कलेक्ट करते हैं अपनी सरकार को चलाने के लिए, तो देयर हैज टू बी एन एंड टू द रिकवरी प्रोसीडिंग्स। तो इसलिए एक लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट है कि इसके बाद आप उस साल का टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है सर। और ये लिमिटेशन एंड जुरिस्डिक्शन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ इज कंसर्न। अब इस पूरे बजट 1961 के एक्ट के अंदर जो 23 टोटल क्लॉजेस हैं, 23 में से जो 8 क्लॉजेस हैं दे आर अमेंडमेंट विद रेट्रोस्पेक्टिव। और 2012 के बाद में भारत के इनकम टैक्स के इतिहास में ये पहली बार कि 8 रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एक बजट के अंदर आए हैं इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड देयर वाज नो रेफरेंस इन द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर कि हम कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने का है। अब हम टच करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। जाओ फाओ हम सबको पता है। अब आप देखिए जो जितने भी हम लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, वी हैव सीन लिटिगेशन अंडर सेक्शन 148। और जिस तरीके से कोविड हमारी पूरी लाइफ के अंदर एक एक्सेप्शनल इवेंट है, इसी तरीके से 148 का लिटिगेशन भी हमारी पूरी लाइफ का एक एक्सेप्शनल इवेंट है। इतना लिटिगेशन शायद हमने पूरी लाइफ में अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एज ए टैक्स प्रोफेशनल हमने नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ लिटिगेशन। और ये तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर रिलक्टेंट टू एडमिट द रिट पिटिशंस। अदरवाइज पोजीशन ये है कि हर केस में डिफेक्ट है, हर केस में जुरिडिक्शन का डिफेक्ट है, हर केस में लिमिटेशन का डिफेक्ट है। एंड बाय एंड लार्ज अगर हाई कोर्ट जेनरसली अगर रिट पिटिशन एडमिट करना शुरू कर दें तो पता चलेगा हाई कोर्ट विल टर्न इनटू एन असेसिंग ऑफिसर। हर एक केस में प्रॉब्लम है, कोई केस ऐसा बाकी नहीं है जिसमें जुरिडिक्शन की प्रॉब्लम ना हो। तो हाई कोर्ट्स आर वेरी रिलक्टेंट कि जो भारत सरकार की ऑफिसर इतने सारे टैक्स ऑफिसर को काम नहीं कर पा रहे, अब वो टैक्स बेंच में बैठे हुए 2 जज वो इतना बड़ा बर्डन कैसे बियर करेंगे। दैट इज द रियल बैलेंसिंग प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है। अब जाओ फाओ का केस हम सबको पता है। अब 148 जब नया प्रोविजन आया 2021 से तो 2 टुकड़ों में कर दिया, 148A और 148। बड़ा क्लियर डिमार्केशन दिया लॉ ने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब स्कीम आई उसके बाद सेक्शन 151A में जब फेसलेस असेसमेंट की स्कीम आई 29 मार्च 2022 से, तो बड़ा क्लियर डिमार्केशन कर दिया जो 148A की एक्सरसाइज करेगा असेसिंग ऑफिसर, जो आपका जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर। और 148 का नोटिस देने से लेकर उसको कल्मिनेशन की जो प्रोसीडिंग होगी वो होंगी 144B में इन द फेसलेस मैनर। बड़ा क्लियर डिमार्केशन है। यानी 148 का जो नोटिस इशू करेगा वो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर करेगा। जो आपका असेसिंग ऑफिसर है, जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर, सिर्फ वो 148 की 148AD का लास्ट ऑर्डर पास करेगा और उसके बाद जुरिडिक्शन विल ट्रेवल टू द फेसलेस रिजीम। सेक्शन 151A में आप स्कीम लेकर आ गए। 29 मार्च 2022 से पहले ये पावर असेसिंग ऑफिसर के पास थी और इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये पावर 148 का नोटिस इशू करने की आपने फेसलेस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी। लेकिन उसके बावजूद whatever may be thinking on the part of the government and the tax administrators, उन्होंने सारे के सारे 148 के नोटिस जितने भी थे वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने इशू कर दिए। बारिंग फ्यू कोर्ट्स, मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स ने कहा कि ये जो नोटिस हैं दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द जुरिस्डिक्शन और जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर 148 का नोटिस इशू करने की नहीं थी। लीडिंग केसेस हैक्सावेयर, मुंबई हाईकोर्ट। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92CA। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जब टीपीओ को
ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए रेफरेंस भेजते हैं एंड टीपीओ हैज टू, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट, तो उसमें लिमिटेशन के लिए वर्ड यूज किए गए 60 डेज, कब देनी है उसको टीपीओ को अपनी रिपोर्ट? 60 डेज बिफोर द लिमिटेशन डेट। अब लिमिटेशन डेट अगर आपकी 31 दिसंबर है, 60 डेज बिफोर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है टीपीओ को। लॉजिकल डेट विल बी 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 दिसंबर को आप एक्सक्लूड कर देंगे, वहां से आप 60 दिन करना शुरू करेंगे, योर डेट विल बी 31 अक्टूबर। अब गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, एग्जीक्यूटिव की अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी। वो 60 डेज काउंट कर रहे थे 31 दिसंबर से, तो उन्होंने सारे ऑर्डर पास किए 1 नवंबर को। उन्होंने 60 दिन काउंट किए 31 दिसंबर से और 1 नवंबर को उन्होंने ऑर्डर पास किए। अब कोर्ट के सामने जब मैटर गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने फाइजर के केस में बोल दिया कि सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का जो ऑर्डर है ना टीपीओ का, ये इट्स बार्ड बाय लिमिटेशन। एक दिन की बात नहीं, जो हमारे ज्यूरिडिक्शन नोटिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जो 148 का नोटिस है, अगर वो रात के 12 बजे के बाद मेल किया, साइन आपने कभी करके रख लिया हो और 12:01 पे आपने मेल किया, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। कोर्ट इस मामले में इतनी सख्त है, 1 मिनट की भी भारत सरकार को छूट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सेक्शन 144C डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, जनरली जो लिमिटेशन है पुराने एक्ट में सेक्शन 153 में दी। सेक्शन 153 में ओवरऑल लिमिटेशन दी हुई है कि कौन सा एक्ट में कौन सा असेसमेंट कौन से सेक्शन में आपको कब तक कंप्लीट करना है। 144C में रेफरेंस है टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल कि अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपको बना के दिया, एसएससी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, वो 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल कर दे। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद वो डीआरपी को भेज दिया जाएगा। डीआरपी 9 महीने में अपनी फाइंडिंग दे दे, अपना ड्राफ्ट ऑर्डर दे दे। उसके बाद 30 दिन के अंदर एसएससी उसको या तो ऑब्जेक्ट कर दे और असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दे। अब एग्जीक्यूटिव्स का ये मानना था कि ये जो 144C में जो टाइम दिया है, 1 महीने फिर 9 महीने और फिर 30 दिन, दिस इज ओवर एंड अबव लिमिटेशन अंडर सेक्शन 153। ठीक है सर। अब यहां झगड़ा शुरू हो गया कि लिमिटेशन के लिए जब भी आपने डीआरपी को मैटर रेफर किया तो लिमिटेशन कौन सी लगेगी, 144C सुपरसीड करेगा या फिर 150 सुपरसीड करेगा। कोर्ट्स ने कहा सेल्फ ड्रिलिंग के केस में, रोका बाथरूम के केस में, कोर्ट ने कहा नहीं सर, 153 और 153 भी जो लिमिटेशन है वो पूरे एक्ट की लिमिटेशन, दे विल सुपरसीड ऑन 144C। ठीक है सर। अब ये सारा झगड़ा अभी भी कोर्टों में चल रहा है। ठीक है। अब इस सारे झगड़े में लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व एंड लुकिंग एट द नंबर ऑफ केसेस, भारत सरकार डज नॉट वांट टू फोरगो दिस रेवेन्यू फॉर द कॉज ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन। और इतने सालों बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 13 साल बाद, 14 साल बाद, our Indian government has resorted to retrospective amendment और इन 8 अमेंडमेंट किए, एक नया सेक्शन लेके आए 147 कैपिटल ए, 92 सीए में एक अमेंडमेंट किया, 4 अमेंडमेंट किए 144C में, एक अमेंडमेंट किया 153 में और एक अमेंडमेंट किया 153B में। इस तरीके से टोटल 8 अमेंडमेंट है। और इन 8 अमेंडमेंट की जो लैंग्वेज है, इट स्टार्ट्स विद लाइक दिस, notwithstanding anything contained in any order, judgment or decree of the court or any law, सेक्शन लिखा है, इस लॉ में भी अगर लिखा है, अपने लॉ को सपोज करें 147A की हम बात करें तो अब ये 147 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 151 कैपिटल ए, यानी कि आप अपने बनाए हुए लॉ को, आप कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को ओवररूल कर रहे हैं। बात समझ में आती है। आप अपने बनाए हुए लॉ को 151 है, आपका दिया हुआ लॉ है, आपकी दी हुई कमिटमेंट है, यू आर सेइंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 151A और एनी स्कीम नोटिफाइड देयर अंडर, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड।
तो आपने क्या किया, पहले कह दिया कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं होगी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट। अब मैंने आपको क्लियर डिमार्केशन बता दिया, पुराने जजमेंट के लिए आप चेंज इन लॉ कर सकते हैं, बट यू कैनॉट से ये जो 147 ही आया है इट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ऐसा नहीं है सर। आपने कहा कि जितने भी अमेंडमेंट कर रहे हैं हम कर रहे हैं लिटिगेशन को कम करने के लिए, और मेरा एप्रीहेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जितना लिटिगेशन पहले चला उतना लिटिगेशन अब 147A में भी चलेगा, क्योंकि दिस इज प्रॉमिसरी स्टॉपल। आपने एक एसएससी को, प्रजा को एक लॉ बना के आपने उसको वेस्टेड राइट दिया है, और उस वेस्टेड राइट को आपने बैक डेट से लॉ चेंज करके विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपने वो राइट हमारी छीन ली है, और आप अपने ही लॉ को सुपरसीड कर रहे हैं। तो इस लॉ में पहले क्या, नॉट विद स्टैंडिंग एनी कोर्ट जजमेंट, नॉट विद स्टैंडिंग एनी लॉ, और उसके बाद इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड मीन्स, अब इसके कॉम्पोनेंट समझिए आप। पहला कॉम्पोनेंट, किसी कोर्ट की नहीं सुनेंगे, किसी लॉ की नहीं सुनेंगे। तीसरा कॉम्पोनेंट, इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड, हमने अपना मंशा बता दी, हमारा ये मन, हमारा ये मन है, हमारा ये डिक्लेरेशन है, हमने ये डिक्लेरेशन कर दी। और चौथा, इट शैल बी डीम्ड, डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर दी। इट शैल बी डीम्ड की ये जो जुरिडिक्शन थी वो हमेशा से हमारे पास थी, यही थी हमारे पास। और डीमिंग फिक्शन क्या होती है, मैंने अक्सर बोलता हूं कि लॉ में डीमिंग फिक्शन क्या काम करती है। जब लॉ ने एक डीमिंग फिक्शन काम लिख दी, देन डीमिंग फिक्शन विल प्रिवेल, एंड डीमिंग फिक्शन कैन बी एज वाइल्ड एज दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए डॉग शैल बी डीम्ड टू बी एन एलिफेंट। ठीक है सर। तो अगर ये लॉ में लिखा है और ये डीमिंग फिक्शन लिख दी, अब आप बताते रहो सब, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई दूर दूर तक कुत्ते का और हाथी का कोई दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है। किसी भी सूरत में आप किसी को भी दिखा लो, हाथी को, कुत्ते को, कोई हाथी नहीं मान सकता। लेकिन डीमिंग फिक्शन में अगर आपने लिख दिया, देन दैट डीमिंग फिक्शन अंडर द लॉ विल प्रिवेल। ठीक है सर। तो ये 4 सहारे भारत सरकार ने इन 8 कानूनों के अंदर लिए। ठीक है सर। वो सर उसका इतना ज्यादा वो लिमिटेशन को लेके उसमें 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 इतना इतना टैक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो हमारे निगाह तो वो निकल गई। वो कई बार इस तरह के, मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं था इतना। जी। हम्म। चलो मैं अब अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेता हूँ कि 2012 के बाद बाकी लॉ में तो आए, कस्टम में और जीएसटी में तो शायद रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आए होंगे, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आए। एज ए गवर्नमेंट, यस। कस्टम में अलग हो जाएगी, जीएसटी में अलग हो, जी अलग हो। थैंक यू सर वाजपेयी साहब ने जो कहा। पीरियड ऑफ टाइम सर, मैं देखो देर में भी आपको मैंने शुरुआत में ही कहा, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इसके लिए निकाली है कि
आपने लिटिगेशन खत्म करने के लिए सेक्शन लाए हैं, एंड दिस विल गिव राइज टू अनदर राउंड ऑफ फ्रेश लिटिगेशन। और एज ए टैक्स प्रोफेशनल ग्राउंड रियलिटी से हम लोग बड़े वाकिफ हैं, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटीज इस समय ये है कि और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतना अब भारत सरकार की आज्ञा में नहीं चलता जितना पहले चला करता था, और ये गलतियां जानबूझ के करते हैं या प्लान करते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। और एक लीगल अगर बात है तो अगर आपसे एक ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो गई है ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ लिटिगेटिंग। और आप देखिए लिटिगेशन का अब ये जितने भी जो मैंने चारों मैटर बताए आपको, इसकी आप कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन देखिएगा। एसएससी के पार्ट पे टैक्स प्रोफेशनल्स की कितनी मेहनत लगी, भारत सरकार की कितनी कॉस्ट लगी। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं अभी एक बार मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि हाउ डू दीज ऑफिसर्स जस्टिफाई देयर सैलरी पेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आवर टैक्स पेड मनी। मतलब वेयर इज द लीगल कॉम्पिटेंस ऑफ दीज ऑफिसर्स कि जो एक कानून को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब इस पूरे लिटिगेशन में अब कॉस्ट कितने लोगों की होगी? एक एसएससी की कॉस्ट है जो वकीलों को दे रहे हैं, एक कोर्ट्स की कॉस्ट है, जो कोर्ट का जो इतना बड़ा टाइम जाया हो रहा है, जजों का इतना बड़ा टाइम जाया हो रहा है, जो पूरा इंस्टीट्यूशन है कोर्ट्स का, उसका टाइम लग रहा है, डिपार्टमेंट के लोगों का टाइम लग रहा है। दिस इज ऑल गोइंग टू बी, इसका क्या रेम्युनरेशन निकलेगा अल्टीमेटली, और भारत सरकार को इस कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन का कितना बड़ा लॉस बियर करना पड़ रहा है एसएससी को, कितना और कितना बड़ा वेस्टेज ऑफ एफर्ट है, वेस्टेज ऑफ नॉलेज है। ये भारत सरकार को थोड़ा रियलाइज करना चाहिए। और ये रेट्रोस्पेक्टिव जो अमेंडमेंट है, अब वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। और ये बात पक्की है कि जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, हमें एक और काम मिलेगा अब लड़ने के लिए। वी हैव गॉट वन मोर आर्मरी इन अवर बेल्ट। इससे ज़्यादा इन चारों सेक्शनों के बारे में मुझे और कुछ नहीं बोलना। इन चारों सेक्शन में किसी को कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क सर प्लीज। हाँ सर प्लीज। Other than NFAC or assessment unit. So they are excluding rather than saying concurrently from 1/4/21, meaning thereby if any notice was issued on and from 1st April 21 by NFAC or assessment unit, that will become non-judicial. सर की जो बात है ना, अब मैं इसको सर की बात को एड्रेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर, कि व्हेन यू अपीयर बिफोर एन असेसिंग ऑफिसर, तो आपको उससे रिलीफ लेनी है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना आप उसके सामने बोलोगे उतना आप उसको एजुकेट कर दोगे, और जितना आप उसको बताओगे उतना आप नुकसान खाओगे। तो जो सर ने पॉइंट पकड़ा, इसके अलावा मेरे पास 2-3 पॉइंट और भी है, लेकिन वो बोलने इसलिए नहीं है भाई, पहले लॉ बना लो। राइट राइट राइट। अभी मुझे बताना नहीं है इसमें क्या क्या कमियां हैं। सर अब वो दिन नंबर वाला जो इशू है, अभी 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 ये दिन नंबर वाला जो इशू है, अब इसको जो ड्राफ्टिंग है इसकी, वो इतनी पुअर है कि ये ड्राफ्टिंग करने के बाद भी दे मे नॉट गेट एनीथिंग एट ऑल। या इसको वो एक छोटी सी कविता के माध्यम से बोलते हैं कि आज हालत एसएससी की है कि मैं तो मुट्ठी की रेत हूं, जितना भींचोगे फिसल जाऊंगा। तो आप एक के बाद एक कानून बनाते जाए, गिरफ्त बनाए जाए, जितनी जोर की मुट्ठी दबाएंगे
एसएससी आपकी गिरफ्त से बाहर जाएगा। चलिए सर, अब हम बात करते हैं कि बाकी जो क्लॉजेज हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, उनमें क्या क्या अमेंडमेंट है। एक ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, जो बिजनेस वाले एसएससी है जिनका ऑडिट नहीं होता, उनकी ड्यू डेट अब बढ़ाकर कर दी है 31 अगस्त, और ये असेसमेंट ईयर 26-27 से एप्लीकेबल है। और इसका इक्विवेलेंट अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, दोनों में ठीक है। रिवाइज्ड आईटीआर जो अभी तक आपको 31 दिसंबर तक फाइल करनी थी, उसके लिए अब आपको 3 महीने और मिल गए हैं। रीड विद सेक्शन 234I, उसमें आपको 1000 और 5000 की फीस के साथ आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है, अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल कर रहे हैं। ठीक है सर, इसकी अमेंडमेंट दोनों जगह है, 1961 में भी और 25 में भी। अपडेटेड रिटर्न आपको अगर 148, हाँ जी, बिलेटेड रिटर्न तो रिवाइज नहीं हो सकती, बिलेटेड रिटर्न तो रिवाइज नहीं होती। 148 के चलो एक्ट में देख लेंगे, इसको एक बार रिकलेक्ट कर लेंगे। 148 का नोटिस अगर आपके पास आया है तो पहले आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है सर, स्क्रूटनी के नोटिस में आज भी नहीं कर सकते, लेकिन 148 के नोटिस में नाउ यू हैव गिवन ए चांस टू फाइल योर अपडेटेड रिटर्न विथ 10% एडिशनल टैक्स। अपडेटेड रिटर्न इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ लॉस पहले फाइल नहीं हो सकती, नाउ यू विल बी एबल टू फाइल इट। 139(8)A में ये अमेंडमेंट आया। 270 कैपिटल ए में मिस रिपोर्टिंग के लिए इम्यूनिटी ग्रांट करने की पावर अब असेसिंग ऑफिसर को और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को, दोनों को दे दी। एक नया अमेंडमेंट किया है पेनल्टी रिफॉर्म। इस पेनल्टी रिफॉर्म में क्या किया है, अभी क्या था, 2 सेपरेट प्रोसीडिंग थी। पहले आपका असेसमेंट ऑर्डर हुआ, क्वांटम एडिशन हो गई, उसके बाद उसने पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट की। पहले थी इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स और कंसीलमेंट ऑफ इनकम, फिर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग की, फिर वो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स में पेनल्टी का ऑर्डर पास होता है, फिर अब वो 2 सेपरेट प्रोसीडिंग चलती है। नाउ दे हैव सजेस्टेड कि एक ही प्रोसीडिंग में, असेसमेंट प्रोसीडिंग में साथ में ही पेनल्टी प्रोसीडिंग होंगी, और जो असेसमेंट ऑर्डर पास होगा उसमें पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर साथ ही इंपोज कर देगा बाय गिविंग ए शो कॉज नोटिस। और पेनल्टी के अगेंस्ट जो आपकी डिमांड निकलेगी उसका इंटरेस्ट वो फर्स्ट अपील के ऑर्डर तक आपका चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट अपील का ऑर्डर चाहे आपका कमिटी हो चाहे आपका ट्राइब्यूनल में हो, राइट। तो ये पेनल्टी का रिफॉर्म किया है। और दूसरा प्रोसिक्यूशन रिफॉर्म। हालांकि प्रोसिक्यूशन की प्रैक्टिस ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग करते नहीं है, क्योंकि वकीलों का काम है और इसलिए हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं। प्रोसिक्यूशन में बाय एंड लार्ज अगर फंडामेंटली समझे तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज रिप्लेस्ड बाय सिंपल इम्प्रिजनमेंट। जो 7 साल की सजा थी वो 2 साल पे आ गई, जो 3 साल की सजा थी वो 6 महीने में, जो 2 साल की सजा थी वो भी अब कंपलसरी नहीं है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइन। जो 6 महीने की सजा है इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फाइन। और 10 लाख रुपए से कम का अगर टैक्स ऑट टू बी इवेडेड है तो उस केस में देयर इज ओनली फाइन। तो ये बाय एंड लार्ज प्रोसिक्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज किया है, बहुत सारे सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, और ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। ये मेरे खत्म हो गए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सारे अमेंडमेंट पूरे हो गए। एक नई स्कीम लेकर आए हैं, द फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर एक फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट का शेड्यूल है, वो आपको भरना है। जिन लोगों की 1 करोड़ तक की फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है विच इज अनडिस्क्लोज, जो अभी तक आपने अनडिस्क्लोज इनकम से आपने वो एक्वायर की है,
और वो आपने डिक्लेयर भी नहीं किए, तो आपके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं। इसकी डेट नोटिफाई हो जाएगी। 30% टैक्स और 30% एडिशनल टैक्स ये देने के बाद आप वो फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम दोनों अपनी डिक्लेयर करके रेगुलराइज करें। सपोज कीजिए कि आपने फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स आपकी लेजिटिमेट है, फॉरेन एसेट्स आपने लेजिटिमेटली एक्वायर किए विद द डिस्क्लोज मनी, बट यू फेल टू डिस्क्लोज दैट अमाउंट इन शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम, तो उस केस में 1 लाख रुपए की फीस देके आप इस स्कीम के अंदर चले जाए। डेट इसकी बाद में नोटिफाई। ठीक है सर, अभी तो नहीं बढ़ी। नहीं नहीं, जो पुरानी भी सब, जो आज की डेट में भी जो आपके अनडिस्क्लोज तो पुरानी होंगी ना सर। अनडिस्क्लोज इनकम से जो आपने इंक्वायर की होंगी तो पहले ये, अब फ्यूचर में तो आप डिस्क्लोज इनकम से एक्वायर करो ना। हाँ, नहीं 1 करोड़ रुपए तक की, 1 करोड़ की लिमिट है सर। बहुत सारे लोगों को अप्रीहेंशन था कि ये शायद पॉलिटिशियंस के लिए ले आए हैं, जिनके लिए बाहर पैसे पड़े हैं वो सब ले आएंगे। तो दिस इज रॉन्ग। देखो आजकल क्या है कि कॉस्मोपॉलिटन देश बन गया है, वर्ल्ड बन गया है। अब भारत के लोग अलग अलग देशों में जाके काम करते हैं, और कई बार हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, अपनी रिटर्न को, अपनी इनकम को, अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्यूट करने में प्रॉब्लम हो गई हो, रहे हो रेजिडेंट और बाहर की इनकम इंडिया में डिक्लेयर ना की हो, बाहर का बैंक अकाउंट इंडिया में डिक्लेयर ना किया हो, तो उन लोगों जो सैलरीड क्लास लोग हैं खासतौर से, जो या बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, उनसे जो बोनाफाइड मिस्टेक्स हुई हैं बेसिकली, उनको कवर अप करने के लिए ये बेनिफिट है। दिस इज नॉट मेंट फॉर पॉलिटिशियंस। ठीक है सर। अब बिफोर आई मूव टू अमेंडमेंट्स मेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025, अब जब तक हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 का स्कीम का ब्रॉडर आइडिया नहीं होगा कि वो है क्या, तब तक उस अमेंडमेंट को हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है सर। तो आज के इस टॉपिक में फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स आई विल गिव यू ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। वो है क्या भला। 21 अगस्त 2025 को अवर प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इनकम टैक्स एक्ट 2025। इससे पहले भी बहुत बार इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करने की कोशिश की, बहुत बार ड्राफ्ट आए, डायरेक्ट टैक्स बिल भी आया, बट नन ऑफ देम सीन द लाइट ऑफ द डे। हमने पढ़े भी, और उसके बाद पढ़ना हमने इसलिए छोड़ दिया कि जब एक्ट बन जाएगा तब पढ़ लेंगे, ड्राफ्ट को पढ़ने का कोई मतलब। इनकम टैक्स एक्ट में और बाकी जितने भी लॉज हैं देश के अंदर, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज इन इंडिया, दे डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट। उनमें ईयरली बेसिस पे अमेंडमेंट नहीं आती। जब उन कानूनों में बदलाव की जरूरत होती है तभी अमेंडमेंट आती है। इनकम टैक्स एक्ट इज ए लाइव लॉ। हर साल जब फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस बिल आता है, टू गिव डायरेक्शन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, to meet the requirement of the country, and to determine how we have to raise the taxes, income tax act is the only exceptional law जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट होती है, और हर साल अमेंडमेंट होती है। हर साल 100, 50, 150, 200 अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में आते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट एज कंपेयर टू अदर लॉ इज ए लाइव लॉ, जिसमें हर साल अमेंडमेंट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, और हर साल अमेंडमेंट होते 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 उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हमारे रिडंडेंट हो गए, बहुत सारे प्रोविजंस डिलीट हो गए, बहुत सारे प्रोविजन ABCD करके नए आ गए। फिर कोई फंडामेंटल राइट क्रिएट करनी है या कोई बेनिफिट देना है, लॉ के मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर एक्सपेंड करना है, देयर वाज इंसर्शंस ऑफ प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशन। और मैं अपने कई सेमिनार में कहता रहा हूं खासतौर से कि 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जो इतने बल्कि थे कि उनको जो स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं, जो हाईली टेक्निकल लीगल एक्सपर्टीज लेके जो प्रोफेशनल बैठे हैं, वो भी उसको ठीक से नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल आप सेक्शन 10 को देखो।
सेक्शन 1023C को देखो आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल 17वें प्रोवाइजो में अमेंडमेंट किया है और अगर मैं 10 एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनकम टैक्स एक्ट दे दूं और पेन दे दूं, इसमें बताओ 17वां प्रोवाइजो कौन सा है? तो मेरी गारंटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो 17वां प्रोवाइजो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन में तो फिर भी नंबर दे रखे हैं, प्रोवाइजो में तो प्रोवाइजो, फिर प्रोवाइडेड फर्दर, फिर फर्दर, फिर फर्दर, फिर फर्दर, और ये कौन सा फर्दर है? नोबडी नोज दिस। ट्रस्ट के केसेस में अब इतना कंफ्यूजन है, 1023C में जाना है, 11 में जाना है, इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे बनानी है, कब मुझे एक्यूमुलेट करना है, कब मुझे 11(2) में जाना है, कब मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कब मुझे 9 फाइल करना है, कब मुझे 10 फाइल करना है। और इतना कंफ्यूजन है उस लॉ की, और एक के बाद एक एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा प्रोवाइजो, फिर एक एक्सप्लेनेशन, फिर अब मैंने ये कर दिया कि आपको आपने क्रेडिट में अगर एप्लीकेशन कर दिया तो अलाउ नहीं करेंगे। तो भांति भांति के अमेंडमेंट आपने लॉ के अंदर कर दिए और वो इतना डिफिकल्ट टू रीड है, और साथ में टीडीएस के प्रोविजन। अब कब आपको सेक्शन 95 लगाना, 195 लगाना है, कब आपको कौन सा सेक्शन लगाना है, सारे सेक्शन में डुप्लीकेसी, एक एक आइटम आपकी दो दो सेक्शन में फॉल कर रही है। फिर आपको झगड़ा हो रहा है कि भैया आपको मुझे 194C काटना है कि 194J काटना है। ठीक है, तो इतना सारा कंफ्यूजन उस लॉ के अंदर आ रहा था और पढ़ने के अंदर आ रहा था। दैट वाज रियल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं था कि भारत सरकार उससे अनजान है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, कोई नई पॉलिसी नहीं लेकर आते, कोई नया लॉ नहीं बनाते, इसी एक्ट को दोबारा लिख लेते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन एंड विदाउट प्रोवाइड एंड विदाउट एबीसीडी। जो एक सेक्शन हो गया ना, 194A, 194B, 194C, 194D, 194I, फिर MM, फिर LM। अब आप घूम रहे हैं कौन सा एल था ये। ठीक है, तो भाई इसी एक्ट को, कीपिंग द स्कीम ऑफ द एक्ट सेम, कीपिंग द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द एक्ट सेम, तीन काम किए कि इस एक्ट को रीराइट करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो वेदर देयर इज चेंज इन लैंग्वेज, द आंसर इज यस। कीवर्ड्स जो हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंस बने, जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, उनमें जो कीवर्ड्स एस्टेब्लिश हुए हैं, रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, राइट, तो उन नॉमेनक्लेचर को, कीवर्ड को रिटेन करेंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे, कीवर्ड्स को रिटेन करेंगे, सारे प्रोवाइजो हटाएंगे, सारे एक्सप्लेनेशन हटाएंगे, और जो कोई सेक्शन जो कहीं भी बीच में घुसा हुआ है उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, पूरी स्कीम को, एक्ट को स्ट्रीमलाइन करेंगे। प्रोसेस में ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिखा गया। यानी बाय एंड लार्ज इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज नथिंग बट रीरिटन इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद डिफरेंट सेक्शन नंबर्स, डिफरेंट चैप्टर्स। यानी कि वो जो सामान था, पहले आपके पास 4 खाने की अलमारी थी, अब आपने एक नई अलमारी बनवा ली है। ठीक है सर, अब उस 4 खाने की अलमारी में से वही सामान आपने निकाल के नई अलमारी में, आपने नए घर में आप शिफ्ट हो गए। यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कंटेंट था, उसका घर बदल गया है, सामान वही है। गॉट इट? सिर्फ घर बदल गया है, उसकी अलमारी बदल दी है, उसको 61 से निकाल के 2021 में रख दिया है, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट का, एंड दैट इज टू ब्रिंग इनकम टैक्स एक्ट इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर उससे सब्सिक्वेंट ईयर, जिस साल में भारत, यानी कि इसको इस तरीके से समझे, प्रीवियस ईयर एसएससी का है और असेसमेंट ईयर में भारत सरकार उस साल का टैक्स कलेक्ट करती है। जी सर, सर प्लीज। आपने कहा एक्सप्लेनेशन हटा दिए हैं, प्रोविजो हटा दिए हैं, हटाए नहीं है, कंजंक्शन चेंज किया है। यस यस यस, as it is prevailing and written in the act, Yes. as you rightly quoted in terms of illustration, अलमारी जो 6 खाने की थी उसको 1 खाने की बना दिया है, उनके बीच की वो हटा दी, यस, तो हटाएगा ही नहीं, they are very much
they are redrafted. They are redrafted and fitted as section और subsection, है ना? वो प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं है, उस शेप में नहीं है, माल वही है, उसका सेंस भी वही है। अच्छा, अब यहाँ बात, अब जैसे बात आ रही है कि सेंस वही है। अब इस जब इनकम टैक्स अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2026 को जब आप देखेंगे, तो इस इंटेंट से हमने बनाया कि हम 1961 को 2025 में लिख रहे हैं। अब बनाने के बाद, लिखने के बाद और बजट देने से पहले इन्हें पता लगा कि अभी भी इसमें अलाइनमेंट की मिस्टेक्स हैं, कि जो 1961 में लिखा था वो एज इट इज 2025 में नहीं आया है, या उसको ड्राफ्टिंग करने में गलती हो गई है। एंड मेजोरिटी ऑफ जो अमेंडमेंट है ना इस फाइनेंस बिल में, वो सारे वही हैं जो 1900, इन्होंने क्या 2025 में क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2025, वो जो बचा उसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लाकर लिख दिया। ठीक है, अब जब इसको पास कर दिया, वैसे देखिए लॉ फ्रेमिंग इज ए सीरियस एक्सरसाइज, और अभी मैं और संजय जी अक्सर इस बात को डिस्कशन करते हैं, अनिल जी के साथ भी कई बार डिस्कशन होता है कि जो पहले हमारे जो लॉ फ्रेमर्स थे, अब वो किसी भी लॉ को बनाने से पहले उसकी डिबगिंग करते थे। हाउ व्हाट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ एंड हाउ पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट कैन बी डिफीटेड बाय द पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट इन टैक्स प्लानिंग। वो पहले सारी उसकी डिबगिंग करते थे। लॉ फ्रेमिंग इज सीरियस एक्सरसाइज। अब लॉ फ्रेमिंग इसलिए कि भाई हमने तो संकल्प कर लिया है, अब तो लेकर आएंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025, गलत आ जाएगा कोई बात नहीं, प्रजा मरती रहेगी कोई बात नहीं, बाद में ठीक कर देंगे जब लोग ह्यूमन क्राई करेंगे। तो वो सीरियस एक्सरसाइज की जगह जस्ट आपने एक टारगेट अकम्प्लिश करना है, आपने एक टारगेट डेट दी थी और उस टारगेट डेट पे आपने 2025 डिलीवर कर दिया, उसकी पूरी खामियों के साथ। अब जितनी खामियां अभी तक पकड़ में आ गई वो इस एक्ट में आ गई। अब जब रियल प्रोफेशनल, देखो अभी क्या है, रियल टाइम डिफिकल्टी किसी को नहीं है, अभी सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन है। अभी जो अमेंडमेंट आया वो एकेडमिक है, एकेडमिक पढ़ते समय नजर आ गया। जब हम बिटवीन द लाइंस, जब रियल वर्ल्ड में जब इसको जाकर इंप्लीमेंट करेंगे, देन वी विल कम अक्रॉस द डिफिकल्टीज, और इसमें क्या क्या गलतियां और अभी पेंडिंग है। तो ये लॉ अभी कोई अमेंडमेंट प्रूफ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें आने वाले हैं, और खास तौर से जब हम इसको डिटेल्ड में जब बिटवीन द लाइन पढ़ना शुरू करेंगे और जब हम इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तब हमारे सामने डिफिकल्टी आएगी। तो जो बेसिक चेंज किया, कह रहे हैं सर कुछ? हाँ, जो बेसिक चेंज किया वो असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। अब असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। एंड टैक्स ईयर बोलिए, प्रीवियस ईयर बोलिए, फाइनेंशियल ईयर बोलिए, दिस वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसकी लाइफ है अप टू 31 मार्च 2026, असेसमेंट ईयर 26-27। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसकी लाइफ स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, टैक्स ईयर 26-27। यानी कि अभी एक साल हम कंफ्यूजन में रहेंगे। हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं और कब हम टैक्स ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं। जब टैक्स ईयर 26-27 की बात करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंशियल ईयर 26-27। जब असेसमेंट ईयर 26-27 की बात करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, तो ये एक साल के लिए हमारे लिए बड़ी प्रिकॉशन होने वाली है, हमें बड़ा ध्यान रखने वाला है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडर पॉलिसी है जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की ड्राफ्टिंग हुई। जो सरकार ने डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से 1961 में 47 चैप्टर थे, 2025 में 23 चैप्टर है। एबीसीडी मिलाकर 1961 में एबीसीडी मिलाकर टोटल 819 सेक्शन थे, अब 536 सेक्शन है। जो 536वां सेक्शन है वो रिपील सेक्शन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को जब पढ़ना शुरू करें तो 536 से पढ़ना शुरू करना है आपको। सबसे पहले 536 पढ़ना है कि पुराने एक्ट का क्या बचेगा और नया एक्ट कब लगेगा, कहां कहां जो असेसमेंट ईयर 26-27 तक के जो असेसमेंट होने हैं वो कहां पर होंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से।
टैक्स ईयर 26-27 के जो असेसमेंट होंगे वो होंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। जो असेसमेंट ईयर 26-27 तक की पेनल्टियां लगेंगी, रिफंड होंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, वो होगा 61 के हिसाब से। टैक्स ईयर 26-27 का होगा 25 के हिसाब से। और जो इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन है 1 अप्रैल 2026 से जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2025 के हिसाब से। ठीक है, तो ये इमीडिएट कंसर्न है। और ये आपको अपने ऑफिस में जो अभी इंप्लीमेंट करना है कि जब तक नए टीडीएस के चालान के फॉर्म ना आ जाए, पुराना फॉर्म कोई नहीं चलेगा। आप ध्यान रख लीजिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद से कोई भी फॉर्म जो है, चाहे वो टीडीएस के चालान का हो, चाहे वो इनकम टैक्स के पेमेंट का चालान हो, 280 है, 300 है, हेड है, 400 है, जो भी वट एवर इट इज, इनकम टैक्स रूल्स नए आएंगे, नए फॉर्म्स आएंगे, टैक्स के चालान नए आएंगे। यानी कि आपकी जो भी टीडीएस की पेमेंट होगी वो नए चालान में होगी। तो गलती से पुराने चालान में नहीं कराना, नहीं तो फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे अफसर के पास जाके, साहब हमारे चालान चेंज कर दो। मुझे नहीं मालूम सर। वैसे मुझे ऐसा लगता है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से अब ये 2 पैरेलल रिजीम एक साथ चलेंगे, तो दैट मे बी ए गुड आइडिया कि 2025 में जाना तो इस पोर्टल पे जाओ और 1961 में जाना तो आप इस पोर्टल पे रहो। इट्स अ गुड आइडिया सर। एक्चुअली मैं हाँ अप्रैल में मई में आएगी सर। वो तो सर पुराने में कटेगा। 31 मार्च का जो भी टीडीएस करना है, कंप्लायंस करना है, उसमें 1961 लगेगा सर। ठीक है सर। तो अभी सर बोल रहे थे कि भारत सरकार को सजेस्ट कर दो। तो हुआ क्या कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे जितने भी जो प्रोफेशनल कोलीग्स हैं जो हम एसएसटी को बचाने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे माइंडसेट में पता नहीं क्या है कि जब भी कोई लॉ हमारे सामने आता है या जब भी कोई केस हमारे सामने आता है तो हमें बचाने के तो 50 रास्ते सूझते हैं, मारने का एक भी नहीं सूझता। तो मतलब हमारी बाई नेचर ना, हमारी ब्लड में ना ये फ्लो करता है कि जब भी हम लॉ को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग ऑटोमेटिकली ये काम करता है कि इसमें से मतलब हमारे एसएससी को रिलीफ कैसे मिलेगी, या एसएससी कोई फंस गया है तो हम उसमें कैसे उसको बचाने का रास्ता ढूंढेंगे। तो हम तो ना बचाने वाली साइड में है, तो कोशिश करेंगे एडवाइजरी भूमिका की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, बट दिस इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवर जॉब। जब कोई गलती कर देंगे तो हम बता देंगे कि आपने गलती कर दी। ठीक है सर। तो अब पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025। आपको ब्रीफ मैंने बता दिया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या है। टोटल 16 शेड्यूल है, पिछले वाले एक्ट में 14 शेड्यूल थे, और मैं पढ़ना शुरू किया मैंने 536 से। 536 मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि क्या क्या पुराने लॉ में रहेगा और क्या नए लॉ में रहेगा। ठीक है, अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, उल्टा शेड्यूल से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। पहले 14 शेड्यूल थे, अब 16 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 जो है वो सेक्शन 9 और सेक्शन 9A है, बिजनेस कनेक्शन। जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं उनके बिजनेस कनेक्शन का क्या मीनिंग होगा, वो सेक्शन के बजाय एक पूरा शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल 1, और उसके अंदर पूरे प्रोविजन लिख दिए, सेक्शन 9 और सेक्शन 9 कैपिटल। सेक्शन 10, इसके टोटल 6 टुकड़े कर दिए, सेक्शन 10 के 6 टुकड़े कर दिए, और इसको लेके शेड्यूल 2 से लेके शेड्यूल 7 तक। यानी कि सेक्शन जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 10 का, वो है सेक्शन 11, और वो सिर्फ 2 लाइनों का सेक्शन है, और उसका जितना भी कंटेंट है वो इन 6 शेड्यूलों के अंदर है, शेड्यूल 2 से लेके और शेड्यूल 7 तक। अब यहां पर उन्होंने उसको रीडेबल बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी कर दी है, ताकि हमें कौन सा चैप्टर खोलना है, हमें पूरा सेक्शन 10 दोबारा से ना पढ़ना पड़े। तो सेकंड शेड्यूल में
उन्होंने जो इनकम एग्जेम्प्ट है, लाइक एग्रीकल्चरल इनकम, जो इनकम ही टोटली एग्जेम्प्ट है विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो सारे के सारे शेड्यूल 2 के अंदर। एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एलिजिबल पर्सन, एचयूएफ को शेयर आता है, एचयूएफ से कोपार सिनार को, पार्टनर को इनकम मिलती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, जो सैलरीड पर्सन को अलाउंसेस आते हैं, परक्विजिट्स हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 4 में जो एग्जामिशंस हैं, इट रिलेट्स टू नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज। ये भी सेक्शन 10 चल रहा है, पुराना सेक्शन 10 चल रहा है। शेड्यूल 5 में एग्जेम्पशन टू बिजनेस ट्रस्ट एंड सॉवरेन फंड्स, शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 ये आईएफएससी के लिए है, अब सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसको कहा आईएफएससी से काम पढ़े वही पढ़ो। शेड्यूल 6 आपको तभी खोलना है अगर आपके पास कोई आईएफएससी का क्लाइंट है, वरना आपको शेड्यूल 6 से कोई लेना देना नहीं। शेड्यूल 7 एग्जेम्प्ट पर्सन्स की लिस्ट, कौन कौन से पर्सन्स हैं, दोज हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। और फिर आ गया शेड्यूल 8, जो सेक्शन 13 था पॉलिटिकल पार्टीज का, नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 12, और पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी सारे सेक्शंस हैं वो आगे सारे के सारे आपके शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 9 आ गया, डिडक्शन फॉर टी, कॉफी प्लांटेशन, रबर डेवलपमेंट, हमारे काम का नहीं है, हमारे पास इस तरह के क्लाइंट नहीं है, तो हमारे को शेड्यूल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेड्यूल 10 आ गया, डिडक्शन फॉर साइट रिस्टोरेशन। शेड्यूल 11 ये पीएफ, जो 4th शेड्यूल होता था, पीएफ, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुटी, जो पहले इनकम टैक्स एक्ट में 4th शेड्यूल था, उसका बन गया शेड्यूल 11। मिनरल्स के केस में शेड्यूल 12। 11th शेड्यूल जो होता था लिस्ट ऑफ आर्टिकल एंड थिंग्स, वो हो गया शेड्यूल 13। इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम कैसे कंप्यूट होगी, दैट हैज बिकम शेड्यूल 14। और सेक्शन 80C की जो डिडक्शन है, उसका नया सेक्शन है सेक्शन 123 2025 में, उसके लिए बन गया शेड्यूल 15। यानी सेक्शन 80C की जो डिडक्शन है वो सारी की सारी शेड्यूल 15 में लिखी है। और शेड्यूल 16 है सेक्शन 11(5), मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा का सारा आपका शेड्यूल नंबर 16। तो ये पूरे 16 शेड्यूल हो गए, ठीक है सर। अब 536 जो सेक्शन है उसकी पूरी ब्रॉडर स्कीम आपको समझा देता हूं। पहले 3 सेक्शन में नाम है, सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, सेक्शन 3 टैक्स ईयर को डिफाइन करता है, ठीक है सर। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 4 टू सेक्शन 10, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सारी चीजें आती हैं। हेड्स ऑफ इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 11 एंड 12, उसको वो शेड्यूल में चले गए। सेक्शन 10 की जगह सेक्शन 11 हो गया और सेक्शन 13 की जगह सेक्शन 12 हो गया। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 13-14 में चले गए। सैलरीज का सेक्शन हो गया 15 to 19, कंटेंट वही है पुराने वाला, बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे तो डिफरेंस मिल सकता है आपको। हाउस प्रॉपर्टी 20 से 25, बिजनेस प्रोफेशन 26 से 66, कैपिटल गेन्स 67 to 91, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 92 to 95, क्लबिंग प्रोविजंस 96 to 100। कोई भी आपको अननोन टर्म नहीं नजर आ रही होगी, सब पुरानी चीजें, सेक्शन बदल गया। एग्रीगेशन ऑफ इनकम सेक्शन 68-69, ये पहुंच गया आपके सेक्शन 101 to 107। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस 108 to 121। डिडक्शन फ्रॉम इनकम जो हमने एटीसी की बात की अभी चैप्टर 6 से 122 to 154। रिबेट्स एंड रिलीफ जो सेक्शन 87A की रिलीफ मिलती थी, सेक्शन 90-91 की रिलीफ थी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की 155 to 160। ट्रांसफर प्राइसिंग 161 to 177। गार के प्रोविजंस 178 to 184। मोड ऑफ पेमेंट्स 269 SS एंड टी जो हम पढ़ते थे 185 to 189। स्पेशल रेट, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट्स, वो जो स्पेशल रेट्स हैं इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
190 टू 198। रेट्स इन न्यू रिजीम जो 115 बीएसई जो था पुराना कंपनीज के लिए इंडिविजुअल की 199 टू 205। मैट इज मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 206। रेट्स फॉर नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज जो सेक्शन 115 चलता था पहले 207 से 220। रेट्स ऑफ पास थ्रू एंटिटीज 221 टू 224। रेट्स फॉर शिपिंग कंपनीज 225 टू 235। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो 119 120 सेक्शन जो हम पढ़ते थे, नाउ इट विल कम टू सेक्शन 236 टू 245। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स 131 132। समन्स, सर्वे, सर्च, ये सारे के सारे 246 टू 261। पैन नंबर 139 कैपिटल ए जो था उसका सेक्शन हो गया 262। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए जो 139 था इट हैज बिकम 263, 263 से 267। जो असेसमेंट है वो बन गया 268 टू 278। 143 का बन गया 270, 144 का बन गया 271, 142 का बन गया 263 ना 268। फिर आ गया आपका एस्केप्ड असेसमेंट जो 147 148 है, इट हैज नाउ बिकम 279 टू 285। लिमिटेशन जो 153 था नाउ इट हैज बिकम 286। रेक्टिफिकेशन 154 155 नाउ इट हैज बिकम 287 एंड 288। कोई भी चैप्टर आपको अभी तक ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ अलग आया है, पुराना का पुराना वो सारा माल है, बस सिर्फ सेक्शन बदल गए और ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज बदल गई। नोटिस ऑफ डिमांड 156 उसका सेक्शन हो गया 289। असेसमेंट रिलेटेड कुछ और प्रोविजन है 292 290 से 291 में। सर्च का जो ब्लॉक असेसमेंट है 292 टू 301। स्पेशल प्रोविजंस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, सक्सेशन, पार्टीशन 392 टू 302 टू 331, 302 टू 331। और फिर आ गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। अब यहां पर 1023C और सेक्शन 11 12 13 इन सबको एक जगह क्लब कर दिया है और यहां पर डेजिग्नेट कर दिया कोई कभी कभी आप ट्रस्ट बोलते हैं, कभी हम एसोसिएशन बोलते हैं, कभी हम सोसाइटी बोलते हैं। अब यहां पर उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारे के सारे कवर होंगे और इस पूरे चैप्टर को रिवैम्प कर दिया है, सब एक ही जगह आ गए हैं। और वो जो शेड्यूल हमने ट्रस्ट वाला देखा था जो एग्जाम्प्ट एंटिटीज हैं, अभी जो बेसिक चेंज जो 225 में नजर आया मुझे कि जो 5 करोड़ से नीचे वाले रिसीट वाले स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल थे, दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C उनको ब्लैंकेट एग्जाम्पशन मिलती थी। नए एक्ट में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। थ्रेशोल्ड है, एग्जाम्पशन भी है पूरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि कभी उनको पता ना हो, क्योंकि अभी भी कुछ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी लिखा था कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो वही सब एक्ट में अमेंडमेंट किया है, तो हो सकता है नेक्स्ट में उसको अमेंडमेंट कर दें। ठीक है सर। CIT अपील, ज्वाइंट कमीशन ऑफ अपील 356 से 360। ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल 361 से 364। हाई कोर्ट 365 से 366। सुप्रीम कोर्ट 367 से 368। अपील के कुछ जनरल क्लॉजेस 369 टू 374। रिपीटेटिव अपील अवॉइड करने के लिए 375 376। रिवीजन 263 एंड 264 पुराने वाला, इट विल बी नाउ नोन एज 377 एंड 388। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, this will be 379. Advance ruling will be 380 and 389, 380 to 389. Collection, recovery and taxes जो सेक्शन 190 और 191 आपका होता था 390 एंड 391 हो गया। TDS
TCS 392 हो गया, 192 था सैलरी का, अब वो हो गया 392। और TDS के सारे सेक्शन इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट्स, ये सारे एक ही सेक्शन में आ गए, टेबुलर फॉर्म में, सेक्शन 393। एक ही सेक्शन के अंदर 195 भी इसी में है, जो पुराना 195 था वो भी 393 में है। पूरा का पूरा TDS एक ही सेक्शन के अंदर इन टेबुलर फॉर्म सेक्शन 393 में कवर किया है, और TCS पूरा का पूरा सेक्शन 394 में कवर किया है, और जो इनकी रिटर्न है वो 395 टू 402 में कवर। एडवांस टैक्स कवर किया है 403 टू 410, रिकवरी 411 टू 422, इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं 423 टू 426, लेवी ऑफ फीस 427 टू 430, रिफंड्स 431 टू 438, पेनल्टीज 439 टू 472, ऑफिस एंड प्रोसिक्यूशन 473 to 498, miscellaneous provisions including repeal and everything 499 to 535, and repeal and saving 536। ये टोटल 23 चैप्टर्स के ये सारे के सारे सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हो गए, और ये हमारा ओवरव्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का कंप्लीट। यस। यस। अब जो जगह जगह डेफिनेशन बिखरी हुई थी लॉ के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज नाउ पार्ट ऑफ सेक्शन 2, और कोई कोई डेफिनेशन अभी भी है, खासतौर से TDS के जो डेफिनेशन है, और TDS की जो डेफिनेशन है वो अभी 393 में है, तो क्योंकि वो टेबल के साथ इट हैज़ टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज वाई TDS वाली वहाँ पर है, TCS वाली भी वहाँ पर है, बाकी बाई एंड लार्ज सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में चली गई। ठीक है सर, तो हाँ सर। सर जो अभी जो पेनल्टी के रिफॉर्म्स और जो प्रोसिक्यूशन के रिफॉर्म्स जो प्रपोज किए गए हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हैज़ बिन डन अवे विद, अब ये वर्ड हटा दिया है। दे हैव रिकॉग्नाइज दैट इनकम टैक्स इज ए सिविल लाइबिलिटी, और जो प्रोसिक्यूशन है दैट इज ऑल्सो नाउ कन्वर्टेबल इनटू फाइन। तो अभी जो पहले जो लिखा था 2 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, अब लिखा है 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यानी कोर्ट विल हैव द डिस्क्रिशन टू कन्वर्ट योर प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट इनटू फाइन। तो लॉ की जो ड्राफ्टिंग है वो बदल गई है सर, तो मेरे ख्याल से तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोसिक्यूशन अब सब केसेस में नाउ इट इज कन्वर्टेबल, नाउ इट विल बी कन्वर्टेबल इनटू फाइन, और ये कॉग्निजेबल क्या बोलते कंपाउंडेबल ऑफेंस एक तरीके से कोर्ट के डिस्कशन में जाएंगे। यस यस सर प्लीज।
have very judgment of the society. There is actually up to the most people of the world. That even if you don't communicate and also if a people has we have a legal solution may not what is the fine and we are right. I they are moving energy work from everywhere. You know that this simple that for late finding of the audit report. They have removed the penalty because the penalty is not applicable. They have brought the fine. So many cases. You look, they have brought a new terminology. Fine can be automatic. Just put it automatically like our I'm adding. I'm adding. They have that is interesting. They have brought a new terminology in custom. They have similar custom as we have 73, 74 that you pay for this currently 10% tariff to be paid. So similar custom is there in the custom, which is custom 48. They have brought the amendment in custom 26. They are there for register recover. You pay the tax and penalty and for all proceedings will be concluded. उसके बाद वहाँ पर जो सेक्टर है there in 28 5 26 years back that you should have paid tax penalty and interest on everything which is concluded and they brought in new phrase and the penalty will be deemed to be a charge for non-payment of the duty. आपका मतलब समझिए कि penalty will be deemed to be a charge for non-payment of duty. So ये something है the same terminology is considered the same terminology will be used in the GST and then the income tax. penalty को वो discretionary होने ही नहीं अगर penalty को उन्होंने charge बना दिया तो this is as you know because GST अच्छी बात है because basically charge को क्या बना वो कोर्ट ले रहे थे अब कोर्ट के लेवल पे भी क्या होगा या तो फाइन बन गया हो या तो वो चार्ज बन गया और आपने चार्ज बनाया नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी का और आपने दोनों को मर्ज कर दिया लिटिगेशन जो होगी तो लेकिन इससे दिक्कत ये और है मैं हॉस्पिटलाइज हूँ ठीक है मैं तो क्लेम कर पाया मैं रिकवरी मैं कर पाया मैं कुछ भी हो तो पहले कोर्ट आपको चीज दे दिया करते थे कोर्ट ने बोनाफाइड दे दिया बोनाफाइड लेकिन अगर आरोपी भी तो आपको ले होती है और आप तो फाइल देते हो ना फीस देते हो कोरोना हो या कुछ भी हो वहाँ पे देते हो तो सेम चीज हो सकता है यस यस सर नाउ मैं इंटरव्यू अभी ये जो स्कीम आई है ना फास्ट यहाँ पर अभी तक जब हम VDIS पुरानी कोई भी देख के आए डिस्क्लोजर स्कीम देख के आए तो क्या लेते हैं टैक्स लेते हैं फिर पेनल्टी लेते हैं अब जब आप इस स्कीम को देखोगे यहाँ पर पेनल्टी वर्ड यूज ही नहीं किया 30% टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स और वो जो 100% ऑफ टैक्स है उसका नॉमेनक्लेचर नहीं दिया वेदर इट इज ए पेनल्टी और एडिशनल टैक्स और व्हाट नो नॉमेनक्लेचर इज गिवन अब इसके दो बेनिफिट हैं सर देखो दो आर्ग्यूमेंट हैं एक आर्ग्यूमेंट ये है कि इफ नॉमेनक्लेचर इज पेनल्टी मीन्स somebody has done something wrong and that is why he is penalized अगर पेनल्टी वर्ड हट गया तो इवन इफ देयर इज अ पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जो पिनलाइजेशन का कि मुझे प्रताड़ित किया गया दंड दिया गया वो कॉन्सेप्ट हट गया दिस इज अ वेरी बिग मेंटल रिलीफ
टू द पर्सन हु इज पेइंग टैक्सेस, कि आपको दंड स्वरूप पैसे देने पड़े या आपने सिंपल पैसे दिए, दोनों चीजों में बड़ा भारी अंतर है। तो पेनल्टी पेनल्टी एक अलग चीज है और नहीं नहीं इंटरप्रिटेशन नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि व्हेन आई क्वालिफाइड और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्क्रूटनी का केस किया और उनके ऊपर 271(1)(c की पेनल्टी लग रही थी, एंड दैट सीए वाज सो डेस्परेट कि भाई अगर मेरे ऊपर 271(1)(c की पेनल्टी लग गई, देन आई विल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंस्टीट्यूट, क्योंकि पेनल्टी तब लगेगी व्हेन आई हैव कमिटेड, मैंने कुछ एक्ट एक्ट ऐसा किया है फॉर विच आई एम पीनलाइज्ड, है ना, और तो मेरे प्रोफेशन पे दाग लगेगा। तो दिस इज द इंटेंट कि जब आपने पेनल टैक्स ले लिया और पेनल्टी वर्ड हटा दिया, तो एटलीस्ट देयर इज अ मेंटल रिलीफ कि टैक्स ले लो भाई, पेनल्टी का नाम मत बोलो, ये मत बोलो कि आपने कोई गलत काम किया है। और हाँ यस, दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं। देखो सर, असेसमेंट अलग है, पेनल्टी अलग है, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन अलग है, और तीनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं। ये नहीं है कि असेसमेंट हो गया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, और ये नहीं है कि पेनल्टी लग गया तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। क्या नहीं, अगर आपको फीस लग गया तो फिर तो आपने कोई जुर्म ही नहीं किया ना। अरे अरे पेनल्टी तब लगती है जब जुर्म किया है, जब आपने जुर्म ही नहीं किया तो यू आर आउटसाइड प्रोसिक्यूशन। हाँ वो कॉन्सेप्ट सर ये देखो, एज ए डेटरेंट, एज ए डेटरेंट वी वर यूजिंग पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन वर्ड्स। अदरवाइज टैक्स लॉ में टैक्स इज सिविल लाइबिलिटी। अरे मैंने पैसे कमाया, आपको उसमें से अपना हिस्सा लेना है। वेयर इज द इंटेंट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन दिस? यस दैट्स व्हाट आई, अरे वो तो फिर भी एक जुर्म है, वो तो उसमें तो किसी थर्ड पर्सन की लाइफ इन्वॉल्व है, ट्रैफिक लाइट तोड़ी तो ये तो आपको मेरी कमाई में से अपना हिस्सा लेना है ना। अगर मैंने कम दिया, आपने ज्यादा ले लिया, डबल करके ले लिया, डेट्स ऑल, इसमें जुर्म की तो कोई बात नहीं है ना। हाँ हाँ, एक मिनट सर, सारे बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। हम्म, हाँ, हम्म, अब इस लॉ से ना एक अकेले नॉमेनक्लेचर चेंज करने से क्या होता है, जब हम फाउंडेशन चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है ना ऊपर नजर आता है। ठीक है, द मोमेंट आपने पेनल्टी वर्ड चेंज किया, ठीक है, तो उसके बहुत सारे रिफ्लेक्शन आपको ऊपर नजर आएंगे, जो अब पहले के बजाय खूबसूरत होंगे। आपको कोई ऑफिसर आपको ये कह के धमका नहीं पाएगा कि मैं आपको प्रोसिक्यूट कर दूंगा, कोई आपको ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। सर उसको तो अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया सर डिक्रिमिनलाइज कर दिया इस अमेंडमेंट में उसको। सर मैंने आपको बोल दिया ना, जब आपके पास प्रोसिक्यूशन में, आपके पास जब इम्प्रिजनमेंट के साथ जब और वर्ड लगा दिया, और टीडीएस के लिए 50 लाख रुपए से ऊपर का डिफॉल्ट है या 10 लाख से ऊपर का डिफॉल्ट है, तभी आपको प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, और 10 लाख से कम के, और मेनली जो जो संचित बात कर रहे हैं आप, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपका 10,000 का डिफॉल्ट हुआ है ना, और असेसिंग ऑफिसर आपको प्रोसिक्यूशन के बारे में बोलता है, ठीक है, और वो एक प्रिंसिपल ऑफिसर भी अपॉइंट कर देता है उसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए। फिर आपको पता चला कि जितने रुपए का डिफॉल्ट था उससे ज्यादा तो वकीलों की फीस होगी। चलो खैर, अब लाइटर नोट पे हमने सारी चीजें डिस्कशन कर ली। अब
अ, ये पहले भी आया था, कोई रूल नहीं लेकर आया उसका। आज से 3 साल पहले भी अमेंडमेंट किया था इन्होंने, ये 3 साल पहले भी किया था अमेंडमेंट, उसका कोई फॉर्म ही नहीं लेकर आए। देखो कोई भी लॉ जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक उसका रूल और फॉर्म नहीं आए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आप सेक्शन 193 देख लेना। चलो अब एक काम करते हैं, मैं बाकी सारे अमेंडमेंट खत्म कर लूं और फिर कितने मिनट। सर मैं वही कह रहा हूं कि अब मैं 10 से 15 मिनट में अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जो बाकी अमेंडमेंट बच गए वो आप लोगों को बता दूं। देन माय चैप्टर विल बी कंप्लीट एंड आई विल बी डूइंग जस्टिस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जो अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 को अलाइन करने के लिए किए हैं, दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग। क्योंकि जब आपने अभी तक एक्ट खरीदा नहीं तो आप एक्ट पास होने के बाद खरीदना। जब ये इनकम टैक्स एक्ट फाइनेंस बिल 2026 पास हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 2026 आ जाएगा, अब तभी एक्ट खरीदिएगा और तभी उसको पढ़ना शुरू करिएगा। तो इस अमेंडमेंट के वो सारे पार्ट तो खत्म हो गए जो क्लरिकल अमेंडमेंट है, ड्राफ्टिंग एरर है और जो 1961 से 2025 के अलाइनमेंट में जो डिफरेंस आया है वो मुझे डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं और आपको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। अच्छा, जो अमेंडमेंट मैंने आपको 1961 के बता दिए, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट 2025 में हुए हैं, अब मैंने एक्ट की सारी स्कीम आपको बता दी तो वो भी मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ उन अमेंडमेंट्स के डिस्कशन करूंगा जो सब्सटेंटिव अमेंडमेंट हैं और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक्सक्लूसिवली हुए हैं, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टैक्स ईयर 2026 एंड 20। ठीक है सर। सेक्शन 11 शेड्यूल 3 में लीड विद सेक्शन 393 इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट, इस पे टीडीएस भी नहीं कटेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो लोग कंपलसरी लैंड एक्विजिशन का काम करते हैं तो एक सेक्शन 96 है, राइट टू फेयर कंपनसेशन इन कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। सेक्शन 45 में 45 4 कौन सा सेक्शन है, हमारे संजय जी बड़े एक्सपर्ट हैं, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन का काम करते हैं। और सेक्शन 56 में है कि कब इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, इनहेंस्ड कंपनसेशन कैसे टैक्सेबल होगा। लेकिन ये एक्ट है, उस एक्ट के सेक्शन 96 में लिखा है कि उस एक्ट में जो कंपनसेशन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा, तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पर देयर वाज नो कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमें अफसर को समझाने में कि भाई ये मेरा फलाने एक्ट में एग्जाम्प्ट है, अफसर को समझाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अपीलों में जाना पड़ता था कि भाई ये कंपनसेशन हमें फलाने एक्ट में मिला है और उसमें एक्ट में लिखा है कि इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट में इसका रेफरेंस नहीं था। तो वो उस एनोमली को खत्म कर दिया, शेड्यूल 3 के अंदर उसके रेफरेंस को डाल दिया। ठीक है सर। फॉरेन कंपनीज जो डाटा सेंटर सर्विसेज इंडिया में लेंगी उनकी इनकम को एग्जाम्पशन दी है। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफईएस ये अगले रिजीम में होगा, इस वाले रिजीम में नहीं है। असेसमेंट ईयर 26-27 में वो डिसअलाउ होगा। टैक्स ईयर 26-27 में अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने जमा करा दिया तो उसकी डिसअलाउंस नहीं होगी। ठीक है सर। बाई बैक ऑफ शेयर्स लास्ट फाइनेंस एक्ट 2024 ने अमेंड किया था। सेक्शन 46 में कहा था कि पूरी की पूरी कंसिडरेशन के ऊपर टैक्स लगा देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो ठीक कर दिया है और सेक्शन 69 में उसको अमेंडमेंट कर दिया, अब उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आपको छूट मिल जाएगी और जो प्रोमोटर के ऊपर टैक्स है वो ज़्यादा लगेगा। अदर देन प्रोमोटर्स टैक्स रेट कम होगा कैपिटल गेन का, जो प्रोमोटर्स हैं, क्योंकि बाई बैक ऑफ शेयर्स मे बी ए कलर डिवाइस टू गिव डिविडेंड। ठीक है, तो इसलिए उस टैक्स आर्बिट्रेज का बेनिफिट जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको तो मिल जाए बट प्रोमोटर को ना मिले, तो इस पर्पज से प्रोमोटर का टैक्स हायर साइड पे होगा। डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट अब आपको कोई इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी।
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, अब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज भी उसका बेनिफिट ले पाएंगी। पहले जिसने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किया है सिर्फ उसको बेनिफिट मिलता था, एसोसिएटेड को नहीं मिलता था। अब एसोसिएटेड को भी मिल पाएगा। 115 बीबीई जो सेक्शन 68 69 में जो स्पेशल टैक्स लगता था 60% था, फिर 25% सरचार्ज था, फिर उसके ऊपर 10% पेनल्टी थी, सारा जाके करीब 85% बनता था। ठीक है सर। उसका अब इन्होंने वहां पर टैक्स रेट 30% कर दिया है और पेनल्टी में डाल दिया उसको 30%, मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगेगी 200% वाली जाके। ठीक है सर। तो ये सेक्शन 102 के लिए अमेंडमेंट किया है। सेक्शन 195 में ये अमेंडमेंट आया है। मैट अब आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो जाएगी। मैट का आपको फ्यूचर में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो असेसमेंट ईयर 26-27 तक आपने मैट दिया होगा उसका आपको रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मिलेगा आगे 25%। और जो सेक्शन 206 में मैट लगेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में फ्रॉम टैक्स ईयर 26-27, उसका टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और वो आपका करंट ईयर के टैक्स में जाके चार्ज हो जाएगा, आपको क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा। ब्लॉक असेसमेंट के केस में हालांकि 1961 में नहीं किया ये अमेंडमेंट, लेकिन अगर अदर पर्सन है अदर देन द सर्च पर्सन, तो उसका अगर 1 साल का सामान मिला है तो आपको पूरे ब्लॉक असेसमेंट खोलने की जरूरत, बेनिफिट आपको सब्सिक्वेंट ईयर में दे दिया विद रिस्पेक्ट टू सर्च जो आपकी 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि जब अमेंड आ जाए, अमेंडमेंट होके जब एग्जैक्ट लाइन्स हमारे पास अवेलेबल होंगी तब हमें इसे एक बार दोबारा समझना पड़ेगा। अभी जो प्रपोज सिचुएशन है 1 अप्रैल 26 के बाद जो सर्च है उसमें जो अदर पर्सन का असेसमेंट है वो पूरा नहीं खोलना है आपको। जिस साल की आपके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ 1 साल का आप खोल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, वो प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा 148A वाला ना, ये फर्क हो गया ना, डायरेक्ट आपके पास ब्लॉक असेसमेंट में चले जाएंगे आप। हाँ, लिमिटेशन अलग हो जाएगी। लिमिटेशन टू कंप्लीट सर्च असेसमेंट वो नए लॉ में बदल दी है। पहले लॉ में था 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट सर्च वारंट। अब जो पहला सर्च वारंट होगा जिस दिन इश्यू हुआ उस दिन से 18 महीने की लिमिटेशन काउंट होगी। और ये 5 करोड़ का मैंने बता दिया कि जो 1023C वाले जिनकी रिसीट 5 करोड़ से कम है, दे विल नाउ विल बी रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अभी तक बिलेटेड रिटर्न परमिटेड नहीं है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो योर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 गोज। नए एक्ट के अंदर यू विल बी एबल टू फाइल बिलेटेड रिटर्न ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो डिविडेंड के लिए नो डिडक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है, अब आपको कंपनी में देने की जरूरत नहीं है, अपनी जो आपका डिपॉजिटरी है उसके पास आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट हो जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेटरी अमेंडमेंट है। रिमूवेबल प्रॉपर्टी का नॉन रेजिडेंट के लिए अभी एक्ट में अमेंडमेंट किया है। जब रूल्स आ जाएंगे, फॉर्म्स आ जाएंगे तब इफेक्टिव होगा, तब तक केवल बात है। और जो बात कर रहे थे सर, जो फीस सेक्शन 427 में और 428 में जो रिटर्न इन फाइलिंग की जो डिले की फीस है वो 200 रुपीज़ पर डे कर दी है। मैक्सिमम कैप 1 लाख रुपए कर दी है। एसएफटी की मैक्सिमम कैप 50,000 रुपए कर दी है। और टैक्स ऑडिट के लिए अब पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया है फीस के अंदर, यानी कि 1 महीने तक का डिले है तो आपको 75,000 रुपये फीस देनी है, और 1 महीने से ज़्यादा डिले है तो आपको 1,50,000 रुपये फीस देनी है। यस, इट इज हायर। और अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपने फाइल नहीं की तो 50,000 रुपये फीस है 1 महीने की डिले की, और उसके ऊपर की 1 लाख रुपये फीस है, और कोई रीजनेबल कॉज आपको बताने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और किसी को भी अभी वेवर का अथॉरिटी नहीं दी है कि कोई इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जाके कोई वेव करने की आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है सर। तो और सेक्शन 522 में सेक्शन 292 बीए को कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है। तो विद दिस मैंने आज आपसे पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अमेंडमेंट डिस्कशन कर लिए, 2025 का इनकम टैक्स एक्ट का ओवरव्यू दे दिया, उसके अमेंडमेंट डिस्कशन कर दिए, और फास्ट की स्कीम डिस्कशन कर दी।
and I don't think there is any other relevant provision which I have left which is open for discussion. और कुछ छूट गया हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, रेज योर हैंड्स और हमारी नॉलेज अपडेट कर दें या फिर घर जाके पढ़ लेना. विद दिस with this, I again convey my thanks to conveners and all of you for giving me a patient hearing.